गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इंडिया को जो ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसको उसकी सेल को मंजूरी दे दी है। तो 2009 में बेसिकली सबसे पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो है परचेज़ किया था। बोइंग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ जो है डिफेंस इंडस्ट्री, जो बोइंग आपको पता है वो बनाती है इसको, एयरक्राफ्ट को। और 2009 में सबसे पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंडियन नेवी के लिए इसको खरीदा था। ठीक है, ऑर्डर दिया था बेसिकली। तो इंडियन नेवी सबसे पहली ऐसी नेवी बनी थी वर्ल्ड में जिसको बोइंग ने ये एयरक्राफ्ट जो है वो बेचने की मंजूरी दी थी। 2012 में सबसे पहला जो है ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ था। फिर मिड 2016 में दोबारा से 4 एडिशनल बोइंग इन एयरक्राफ्ट्स का जो है P-81 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। और अभी नवंबर 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको दोबारा 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। वो अब जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है। अब ये P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है क्या? ये लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि बोइंग बनाता है। ये P-8A पोसाइडन मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट मैरीटाइम एयरक्राफ्ट का एक वेरिएंट है। और इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोल, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस को ये अंजाम दे सकता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, क्योंकि अभी आ गया न्यूज़ में तो इसको भी देख लेते हैं। इसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इसका जो है मेंबर होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो इसके मेंबर होते हैं। और ये सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी जो है कैपिटल एक्विजिशंस होती हैं और जो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं उसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही देखता है। जो 2001 के बाद जो कारगिल वॉर के बाद जो रिपोर्ट आई थी, कारगिल वॉर, पोस्ट कारगिल वॉर के बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसको बनाया गया। और ये जो लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, वो उसको अप्रूवल देने का काम, फिर मेक इन इंडिया, बाय एंड मेक, बाय मेक, ये सारे एक्विजिशन प्रपोजल्स जो होते हैं डिफेंस एक्विजिशन में उन सब का जो है कैटेगराइजेशन करना, ऑफसेट प्रोविजंस के ऊपर जो है डिसीजन लेना, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिसीजन लेना, ये सारे काम जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोरोना वायरस वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। तो ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जो SARS-CoV-2 है, जो हमारा जो कोरोना वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना है। ठीक है, अब इसीलिए क्या होता है कि इसके अंदर म्यूटेशंस बहुत जल्दी जल्दी होती रहती हैं, तो इसीलिए इसमें बहुत जो है प्रॉब्लम आती है इसको रीड करने में। ठीक है, तो इसलिए एरर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन की बहुत ज़्यादा होती है तो जो लेबोरेटरी की कैपेसिटी है इसको जो है डिटेक्ट करने की और ट्रैक करने की वो बहुत लिमिटेड होती है। उसी से क्या हो रहा है कि इतनी जल्दी म्यूटेट होता है कि हमारी जो एक तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको ट्रैक करना और डिटेक्ट करने में हमेशा पीछे रह जाती है, वो स्पीड को मैच नहीं कर पाती जितनी तेज़ी से ये म्यूटेट होता है। ठीक है, अब इंसाकॉग पता है ना आपको, टॉप 10 पब्लिक सेक्टर लेबोरेटरीज हैं जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है इस वायरस की, तो वो इसके ऊपर नज़र रख रही हैं। बट देयर इज़ एक तरह से इनको प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी म्यूटेट हो रहा है। बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं इसके, बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस कि इसको हम कितना ज़्यादा जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न 3 हम चीज़ों के अंदर देख सकते हैं कि वेरिएंट्स जो हैं हमारे वो हमारे को कितना खतरा जो है वो पोज करते हैं। एक तो वो कितनी जल्दी ट्रांसमिट होते हैं, दूसरा डिसीज़ जो है वो कितनी सीवियर करेंगे, तीसरा क्या वो हमारी जो वैक्सीनेशन कवर जो अभी है, हमारी जो वैक्सीनेशन चल रही है उससे उससे जो है वो एस्केप हो सकते हैं या नहीं। तो इन तीनों के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये वेरिएंट, जो भी हमने कोई वेरिएंट जो देखा है वो क्या हमारे लिए कंसर्न वाला है या नहीं है। ठीक है, अब ट्रांसमिसिबिलिटी में देखा जाए तो जो ये यूके वेरिएंट है इट इज़ वेरी वेरी जो है एक तरह से इन्फेक्शियस। ठीक है, तो इसमें देखा गया है कि ये बहुत इन्फेक्शियस है। और जो वेरुलेंस क्या होती है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ जो है वो लेके आना, इवन मतलब फेटेलिटी रेट भी जो है वो हमारे यूके वेरिएंट में सबसे बुरा है। जो साउथ अफ्रीका और जो ब्राज़ील वेरिएंट्स है उसमें हायर वेरुलेंस नहीं है उतनी जितनी यूके के वेरिएंट में है। तीसरा हमारा कंसर्न होता है कि जो वैक्सीन्स बनी हैं वो हमारी D614G, जो शुरू में जब चाइना से जो ये वायरस जो है वो बेसिकली वुहान से जब लीक हुआ
जब भी ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद जब ये पूरी दुनिया में फैला तो जो पूरी दुनिया में जो वेरिएंट फैला था वो था D614G वेरिएंट। तो उसके बेसिस पर ही सारी वैक्सीन्स बनी हुई हैं, लेकिन अब ये नवे नवे B1617, यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन, अब इवन इंडिया का भी एक स्ट्रेन आ गया, ठीक है, जिसको हम डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कह रहे हैं। तो वो क्या वैक्सीन्स उसको जो है न्यूट्रलाइज करने में हमको हेल्प करेंगी कि नहीं, तो ये भी हमारे को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक वेरिएंट के मामले में, ठीक है। तो mRNA बेस्ड जो वैक्सीन्स हैं जैसे फाइजर या मॉडर्ना, वो तो जो है ब्रॉडर इम्यूनिटी दे रही हैं, और वो इन 2 वेरिएंट्स के जो है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील या यूके वेरिएंट के खिलाफ हमारे को प्रोटेक्शन ठीक ठाक दे रही हैं, ठीक है। फिर अभी उसका सोल्यूशन निकाला है अभी स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने, कि एक उन्होंने बेसिकली आरबीडी पेप्टाइड बनाया, जो कि उन्होंने मंकीज़ जिनको पहले से ही वैक्सीन दी गई थी, पुरानी वाली वैक्सीन जो हमें आजकल मिल रही है बेसिकली, जो D614G वाली वेरिएंट की वैक्सीन है, उसके बेसिस पर उनको बूस्टर शॉट्स दिए गए इस न्यू आरपीडी पेप्टाइड के, मतलब ये बेसिकली क्या है, न्यू एंटीजन के शॉट्स दिए गए उनको। तो देखा गया कि वो ऑलमोस्ट जितने भी नवे नवे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए एक तरह से ये होप है कि जब तक हम अपनी वैक्सीन्स को अपग्रेड नहीं कर देते न्यू वेरिएंट्स के लिए से लड़ने के लिए, तब तक हम ये बूस्टर शॉट्स हैं इसका सहारा ले सकते हैं। और ये वैक्सीन एस्केप जो वेरिएंट्स जो आ गए हैं, जैसे कुछ हम कह रहे हैं कि कुछ वैक्सीन जो है वो इसमें कामयाब नहीं है इन वेरिएंट्स को से प्रोटेक्शन देने में, तो उसमें हम ये बूस्टर शॉट्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या लेसन्स लर्न किए हैं? हमने ये लेसन्स लर्न किए हैं कि बायो साइंसेस के ऊपर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक जो है वो फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उन सबको एक तरह से ब्रॉड बेस्ड रिसर्च करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया को बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बायो साइंसेस में, सो दैट हम आगे आने वाले टाइम में कभी भी अब एक तरह से टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे ना रह जाएं, वैक्सीन्स बनाने के मामले में पीछे ना रह जाएं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर वॉन्डर, ठीक है। तो पोलर वॉन्डरिंग क्या होती है कि आपका जो आपकी अर्थ है, ठीक है, उसका एक मैग्नेटिक पोल होते हैं दोनों, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब वो दोनों कैसे डिसाइड होते हैं? जो हमारा एक्सिस है, जिसके ऊपर आसपास रोटेट होती है, जिसके आसपास जो है हमारा एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक है, ठीक है, तो उसका जो जिसके आसपास वो रोटेट हो रही है, तो उसका जो नॉर्थ पार्ट होगा उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि सी लेवल के राइज होने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से, या हीट वेव से, मेल्टिंग ग्लेशियर से, या स्टॉर्म से, जो है ये जो मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, कभी इस साइड हो जाते हैं, या ये बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, कभी जैसे कहा जाता है कि 10 सेंटीमीटर हर साल जो है ये आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है ये पोलर वॉन्डरिंग होती है, इनकी जो है पोजीशन चेंज होती है। तो क्यों होती है अब ये भी देख लेते हैं। पोलर वॉन्डरिंग क्या होता है, जो आपको मैंने बताया कि मोशन ऑफ अ पोल इन रिलेशन टू सम रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो कुछ एक टाइम में किसी रीजन की वजह से पोल्स की मोशन होना, उसको हम पोलर वॉन्डरिंग कहते हैं। तो अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो जो कि अर्थ की रोटेशन एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आजकल बेसिकली जो है वो मूव होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज का भी एक रोल है, ठीक है। अब हाउ द अर्थ एक्सिस शिफ्ट्स, जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन है उसकी जिसके आसपास जो है अर्थ रोटेट होती है, जब सन के आसपास जब उसने रिवॉल्व होना होता है, उसी को हम कहते हैं जो उसी रीजन को हम कहते हैं उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। जो उसके जोग्राफिकल जो रीजन होते हैं उसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। तो ये लोकेशन जो पोल्स की ये फिक्स्ड नहीं होती, ये जो अर्थ की रोटेशन है उसकी एक्सिस पे, अगर वो मैग्नेटिक पोल्स के चेंज होने पर जो है वो जो है रोटेशन में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। तो जब ये पोल्स मूव होते हैं अपने एक्सिस पे, तो उसको हम कहते हैं पोलर मोशन, ठीक है। तो ये स्पिन जो है, ये एक्सिस का जो ये नॉर्थ पोल का शिफ्ट होना, या एक्सिस ऑफ रोटेशन का शिफ्ट होना, ये 10 सेंटीमीटर जो है वो 20th सेंचुरी में देखा गया है कि ये ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो पोलर मोशन ऑलमोस्ट 100 साल में 100 ईयर्स में ये 10 मीटर्स तक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज कैसे इसको जो है वो अफेक्ट कर रहा है? क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि ग्लेशियल आइस बहुत जल्दी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के पोल जो है वो न्यू डायरेक्शंस में शिफ्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि उसका जो है सरफेस का जो है एक तरह से वाटर का जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है।
उससे क्या हो रहा है, चेंजेस इन हाइड्रोस्फेयर आ रहे हैं, क्योंकि जो मेल्टिंग वाटर है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सी है उसको बढ़ा रहा है, ओशन को बढ़ा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, पोल्स जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। फास्टर आइस मेल्टिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उससे डायरेक्शनल चेंज हमारा पोलर ड्रिफ्ट में आया है। 1990s से खासकर बहुत ज़्यादा देखा गया है ये। फिर इवन जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से कैसे चेंज होगा कि जो हम अपने ग्राउंड के नीचे पानी है उसको हम पंप करके है बाहर निकाल देते हैं, और मोस्ट ऑफ दैट जो है वो ज्वाइन कर देता है सी को, जिससे क्या होता है कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है प्लैनेट पे वो चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो कर्नाटका के जो कर्नाटका गवर्नमेंट का बेसिकली ये इनिशिएटिव था, और जिसको सेंटर ने आगे परसू किया, और फिर FAO में मंजूरी मिलने के बाद अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की भी मंजूरी मिल गई है, रेजोल्यूशन पास हो गया है कि UN जो है वो अब 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर कर चुका है। ठीक है, अब मिलेट्स क्या होते हैं, ये स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप्स होती हैं जो ड्राई जोन्स में या रेनफेड एरियाज हर जगह से इसको बेसिकली जो है इसको उगाया जा सकता है। इवन लो फर्टाइल लैंड, ट्राइबल लैंड, रेनफेड या माउंटेनियस एरियाज में भी इसको जो है वो उगाया जा सकता है। पुअर क्लाइमेटिक कंडीशंस, चाहे सॉइल कंडीशंस जो अच्छी ना भी हों, तो भी इस क्रॉप को हम उगा सकते हैं। और इसकी स्टोरेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसको नॉर्मल कंडीशंस में स्टोर करके रखा जा सकता है। इसीलिए इसको फैमिन रिजर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसको हम बड़े लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर कभी फैमिन जैसी सिचुएशन आ जाए तो इसको हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिया में कौन कौन से फेमस है मिलेट्स, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, चीना, सावन, ये बहुत सारे जो मिलेट्स इंडिया में बहुत फेमस है। तो ये इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, ये सारा, राइबोफ्लेविन बेसिकली जो है आपके लिवर वगैरह के लिए ठीक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको इससे प्रोवाइड होती है मिलेट से। अब मिलेट्स जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, फिर डाइजेशन को, हार्ट डिसीज़ को, इवन कैंसर को भी रोकने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में ये मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं जो जहाँ पर मिलेट्स बनाए जाते हैं। और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। अब इंडिया में जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं, बच्चे खासकर जो है वो माल न्यूट्रिशन से जो सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी जो है माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए मिलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये हर जगह हर क्लाइमेट में इसको उगाया जा सकता है, तो हमको इसको जो है इसकी कल्टीवेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इसकी इंश्योर रह सकती है, कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो हमारे ऐसा नहीं होगा कि क्रॉप बर्बाद हो गई या कुछ। तो इसलिए हमको ये बहुत हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं इसके बहुत सारे। हीट रेजिस्टेंट क्रॉप है, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, बहुत जल्दी ये सोलर एनर्जी को फूड और बायोमास में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और इसको ऐसी जो मिलेट्स क्रॉप्स को बेसिकली 65 डेज के अंदर ही बेसिकली जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पुटाला नाच। तो असम में ये एक स्ट्रिंग पपेट्री की फॉर्म है जिसको हम पुटाला नाच कहते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे पुटोला लिख दिया गया है, ये पुटाला नाच है। तो ये इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोविड के टाइम पर ये सिचुएशन में ये एक तरह से बहुत जो है वो दब गया है। वहाँ पर जो है वो इसको रिवाइवल की ज़रूरत है। तो एक असम बेस्ड एक ट्रस्ट है, वो इसको जो है वो दोबारा रिवाइव करना चाहता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर फेमस है। वेस्टर्न असम के बारपेटा, नालबाड़ी, कलाई गांव, नॉर्दर्न असम में मजूली आइलैंड बहुत फेमस है। ईस्टर्न असम में वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये स्ट्रिंग पपेट्री। पपेट्री क्या होती है आपको पता है ना, जो ये बेसिकली जो वो नाच होता है जो जिससे थ्रेड का यूज़ करके जो है वो आप पपेट्स को आप एक तरह से डांस करवाते हो, तो उसको हम पपेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रामायण और महाभारत के थीम्स जो है उनके एपिसोड्स को बेसिकली इसमें दर्शाया जाता है। तो ये पुटौला नाच जो है वो बहुत फेमस है असम में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दीज वर आवर टॉपिक्स फॉर टुडे। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।